कक्षा 12 जीव विज्ञान अध्याय 6 वंशागति का आणविक आधार। इस लेसन के अंतर्गत आज के टॉपिक हैं डीएनए तथा आरएनए में अंतर एवं डीएनए अणुओं का पराकुंडलन, जिसे हम डीएनए पैकेजिंग भी कहते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे हम डीएनए तथा आरएनए में प्रमुख अंतर। डीएनए हमेशा कोशिका के केंद्रक के अंदर पाया जाता है, जबकि आरएनए केंद्रक के अंदर बनता तो है, लेकिन ये बाद में कोशिका द्रव्य में पहुंच जाता है। डीएनए अणु दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बना होता है, जबकि आरएनए केवल एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना होता है। डीएनए में यूरेसिल समाचार नहीं पाया जाता है, इसके स्थान पर थाइमीन समाचार उपस्थित होता है, जबकि आरएनए में थाइमीन के स्थान पर यूरेसिल समाचार पाया जाता है। डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है, जबकि आरएनए में राइबोस शर्करा पाई जाती है। डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है, जबकि आरएनए आनुवांशिक पदार्थ नहीं है। डीएनए कोशिका की सभी क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है, जबकि आरएनए केवल प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित क्रियाओं का ही नियंत्रण करता है। डीएनए सेल्फ रेप्लिकेशन कर सकता है, अर्थात स्वद्विगुणन करके अपनी संख्या बढ़ाता है, जबकि आरएनए का निर्माण ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया द्वारा डीएनए से होता है। अब हम आपको बताते हैं कि डीएनए आरएनए से संबंधित कुछ अपवाद भी हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि डीएनए हमेशा द्विसूत्री रूप में मिलता है, जबकि आरएनए एक सूत्री रूप में मिलता है। लेकिन कभी कभी परीक्षाओं में इसका अपोजिट पूछ दिया जाता है कि एक सूत्री डीएनए या एक रज्जु की डीएनए कहाँ पाया जाता है, या द्विसूत्री आरएनए कहाँ पाया जाता है। तो आप लोग याद रखें 5x174 कॉलीफेज वायरस, S13 ई कॉलीफेज वायरस आदि में एक रज्जु की डीएनए अर्थात सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है। इसी प्रकार रियो वायरस, वाउंड ट्यूमर वायरस आदि में डबल स्ट्रैंडेड आरएनए अर्थात द्विसूत्री आरएनए पाया जाता है। अब हम आपको पढ़ाएंगे डीएनए अणु का पराकुंडलन, जिसे हम डीएनए पैकेजिंग भी कहते हैं। द्विकुंडलीय डीएनए अर्थात जब हम डीएनए का स्टडी करते हैं तो वो द्विकुंडलित रूप में मिलता है। दो कुंडलियाँ, तो द्विकुंडलियों को शिथिल डीएनए या रिलैक्स्ड डीएनए कहा जाता है। जब कुछ प्रोटीन और एंजाइम की सहायता से ये द्विकुंडलित डीएनए बार बार अपने ही ऊपर कुंडलन करने लगता है, कॉइलिंग करने लगता है, तो इसके फलस्वरूप वह सुपर क्वाइल्ड हो जाता है, पराकुंडलित हो जाता है, बहुत ही जटिल हो जाता है और अंत में गुणसूत्र का निर्माण होता है। तो इस पूरी प्रक्रिया को हम डीएनए अणु का पराकुंडलन या डीएनए अणु का पैकेजिंग कहते हैं। मनुष्य की प्रत्येक कोशिका के अंदर अगर बात की जाए कितने डीएनए अणु होते हैं, तो मनुष्य की प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में 46 डीएनए अणु होते हैं, जिनकी औसत लंबाई 1.5 से 8.4 सेंटीमीटर होती है। और यदि हम एक कोशिका के सभी डीएनए अणुओं को जोड़ दें तो 2 मीटर से भी लंबी एक श्रृंखला तैयार हो जाएगी। हमारे शरीर में इतना डीएनए पाया जाता है कि यदि हम पृथ्वी से सूर्य तक 100 बार जाएं और फिर वापस आएं तो आराम से ये डीएनए अणु इतनी दूरी तय कर लेगा। अब आप लोग सोच सकते हैं कि इतना अधिक डीएनए हमारे शरीर में कैसे आ गया, कोशिकाओं के अंदर कैसे आ गया। निश्चित ही वो बहुत क्वाइल्ड होगा। क्वाइल्ड का मतलब पराकुंडलित होगा, सुपर क्वाइलिंग होगी उसमें, तो बहुत ही जटिल रूप से कुंडलित होकर वो कोशिकाओं के अंदर पड़ा रहता है। और जब वो कुंडलित होता है तो इस पूरी प्रोसेस को हम डीएनए अणु का पराकुंडलन या डीएनए अणु का पैकेजिंग कहते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए अणु का पराकुंडलन सरल प्रकार का होता है, क्योंकि इन कोशिकाओं में विशिष्ट एंजाइम और हिस्टोन प्रोटीन्स का अभाव होता है। डीएनए अणु बार बार अपने ही ऊपर रस्सी की तरह इठता चला जाता है और कुंडलित हो जाता है। ऐसे पराकुंडलन को प्लेक्टोनीमिक, याद रखें आप लोग, प्लेक्टोनीमिक पराकुंडलन कहा जाता है। इसके फलस्वरूप गुणसूत्र तो नहीं बनता है, लेकिन गुणसूत्र जैसी संरचना जरूर बन जाती है, क्योंकि इसमें प्रोटीन यूज में नहीं आता है, हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है। अतः हम जो रचना बाद में बनेगी उसको हम कंप्लीट क्रोमोसोम या गुणसूत्र नहीं कह सकते हैं। गुणसूत्र के स्थान पे इसको हम जीनोफोर कहते हैं।
तो क्वेश्चन यदि आ जाए कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जब डीएनए अणु का पराकुंडलन होता है तो अंत में क्या गुणसूत्र बनते हैं? नहीं, गुणसूत्र तो नहीं बनते हैं, लेकिन गुणसूत्र की तरह एक रचना बनती है जिसे हम जीनोफोर कह सकते हैं, अर्थात जीन धर कह सकते हैं। इसके विपरीत यूकैरियोटिक कोशिकाएं जितनी भी होती हैं, उन कोशिकाओं में डीएनए अणु का जो पराकुंडलन है बहुत ही जटिल तरीके से होता है, और इस पूरी प्रोसेस को हम 3 चरणों में बांट सकते हैं। सबसे पहला चरण जब आता है तो इसके अंतर्गत न्यूक्लियोसोम मॉडल बनता है। सबसे पहले 1960 में मॉरिस विल्किंस और बाद में एडा तथा ऑलिंस नामक वैज्ञानिकों ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जब डीएनए अणु को रख के देखा, उसके सूत्र को खींचकर देखा, तो इन्होंने इस रचना को मणिकाबद्ध पाया, अर्थात जैसे छोटे छोटे मणिका रूपी संरचनाएं लगी हों, लाइन में एक क्रम से लगी हों। अध्ययन करने पर इन्होंने बताया कि डीएनए अणु में कुछ निश्चित अंतरालों पर छोटे छोटे हिस्टोन प्रोटीन के कण लगे रहते हैं। इन कणों को हम क्रोड कण कहते हैं, और एक क्रोड कण को दूसरे क्रोड कण से जोड़ने वाला जो बीच में डीएनए है, उस डीएनए को यहाँ पर लिंकर डीएनए कहा जाता है। तो एक क्रोड कण तथा एक लिंकर डीएनए को सम्मिलित रूप से न्यूक्लियोसोम नाम दिया गया। न्यूक्लियोसोम तंतु की मोटाई 11 nm होती है। अब हम पढ़ाएंगे पराकुंडलन का द्वितीय चरण, अर्थात इसमें सोलेनाइड संरचना बनेगी, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। 1978 में आरोन क्लग नामक वैज्ञानिक ने पता लगाया कि डीएनए अणु का जो द्वितीय चरण होता है पराकुंडलन का, उसके फलस्वरूप न्यूक्लियोसोम तंतु बार बार रस्सी की तरह इटता है और 30 nm मोटे और खोखले तंतु का निर्माण कर लेता है, जिसे हम सोलेनाइड तंतु या सोलेनाइड मॉडल या सोलेनाइड स्ट्रक्चर कहते हैं। इसके प्रत्येक कुंडल में 6 न्यूक्लियोसोम अणु होते हैं। अब पढ़ेंगे पराकुंडलन का तृतीय चरण, जिसमें कि क्रोमेटिड या गुणसूत्र का निर्माण हो जाएगा। यह पराकुंडलन का अंतिम चरण है, जिसमें 30 nm मोटा और खोखला जो सोलेनाइड तंतु है वो अपने ही ऊपर बार बार फोल्डेड होने लगता है और काफ़ी अधिक जटिल तरीके से सुपर क्वाइलिंग की क्रिया शुरू हो जाती है। सोलेनाइड तंतु खोखला होता है, इसलिए इसके सपोर्ट की ज़रूरत होती है। अतः गैर हिस्टोन प्रोटीन, जिसे हम नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी कहते हैं, नॉन हिस्टोन प्रोटीन की एक छड़ बन जाती है मोटी सी, और सोलेनाइड तंतु उसी के चारों ओर कुंडलित होता चला जाता है, जिसके फलस्वरूप 300 nm मोटा और काफ़ी जटिल तंतु बनता है। अब ये 300 nm मोटा तंतु भी बार बार कुंडलित होने लगता है, जिसके फलस्वरूप एक मोटी सी छड़ बन जाती है, जिसका व्यास लगभग 700 nm होता है। वास्तव में ये जो 700 nm मोटी छड़ आप देख रहे हैं, ये गुणसूत्र का क्रोमेटिड है, अर्थात अर्ध गुणसूत्र की संरचना यही होती है। तो क्वेश्चन अगर आ जाए कि क्रोमेटिड की मोटाई कितनी है, तो आप लोग याद रखें लगभग 700 nm। इस प्रकार कहा जा सकता है कि एक द्विगुणित गुणसूत्र की कुल मोटाई लगभग 1400 nm होती है। इस चित्र में दिखाया गया है कि एक द्विगुणित गुणसूत्र बना हुआ है, उसकी टोटल मोटाई 1400 nm, क्योंकि अर्ध गुणसूत्र जब 700 nm है तो टोटल मोटाई हो जाएगी 1400 nm। चित्र के माध्यम से हमें पता चल रहा है कि डीएनए अणु जो कि काफ़ी लंबा था, वो कुंडलित होते 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 पराकुंडलित हुआ, सुपर क्वाइलिंग हुआ उसका, और पराकुंडलित होने के बाद वो एक छोटी सी संरचना, छोटी और मोटी सी संरचना में बदल गया, जिसे हम गुणसूत्र कहते हैं। तो इसका मतलब है कि कुंडलन के ऊपर कुंडलन हुआ, जिसे हम पराकुंडलन कहते हैं, और इसे ही डीएनए पैकेजिंग कहा जाता है।